नमस्कार, मैं संतोष गुलेरिया, प्रवक्ता हिंदी, डीएलएड द्वितीय वर्ष के लिए पाठ्य पुस्तक हिंदी शिक्षण इकाई 4 से मेरा विषय है हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन, अर्थ, विधियाँ तथा अंक विभाजन। मूल्यांकन शब्द का अर्थ है मूल्य को आंकना। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रियाएं इस तरह से हैं। सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। नंबर 2, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षार्थी को अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं। नंबर 3, विभिन्न तकनीकों एवं साधनों का प्रयोग करके यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि शिक्षण कार्य द्वारा पहले से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं। जांचने की इस प्रक्रिया को ही हम मूल्यांकन कहते हैं। नंबर 4, मूल्यांकन के अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के द्वारा जो सफलता प्राप्त की गई है उसकी जांच करके शिक्षण प्रदान किया जाता है। नंबर 5, कुछ समय के बाद यह जांच की जाती है कि विद्यार्थियों ने क्या कुछ ग्रहण किया और क्या कुछ ग्रहण नहीं किया। हिंदी शिक्षण की तकनीकों तथा प्रणालियों का प्रयोग करने से विद्यार्थी के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। इसके बाद अब हम मूल्यांकन की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी शिक्षण में शिक्षार्थी के मूल्यांकन के लिए वर्तमान में 5 विधियां प्रचलित हैं। नंबर 1, रचनात्मक मूल्यांकन विधि। शिक्षक कक्षा में शिक्षण व अनुदेशन की पाठ्य वस्तु को इकाइयों में बांटकर शिक्षण करता है और प्रत्येक इकाई का समाप्ति के पश्चात शिक्षार्थी के अर्जित ज्ञान का परीक्षण करता है। इस विधि में शिक्षार्थी की अधिगम कठिनाइयों को महत्व दिया जाता है। नंबर 2 है संकलित मूल्यांकन विधि। शिक्षार्थी रचनात्मक मूल्यांकन विधि के परीक्षणों को उत्तीर्ण कर लेने के बाद शिक्षक संकलित मूल्यांकन विधि का प्रयोग करते हुए शिक्षार्थी का पुनः परीक्षण करता है। इस विधि में शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन होता है। नंबर 3 है मानदंड संदर्भित परीक्षण विधि। सन 1960 में इस विधि की अवधारणा का जन्म हुआ, जिसका श्रेय स्टाग को जाता है, जिन्होंने परंपरागत परीक्षणों से अलग नई शैक्षिक परीक्षाओं का विकास किया जो मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने शैक्षिक मापन क्षेत्र से परंपरागत परीक्षणों को शीघ्र हटाने व उनके स्थान पर नए प्रकार के परीक्षणों के प्रयोग करने पर बल दिया। नंबर 4 है मानक संदर्भ परीक्षण विधि। परंपरागत ढंग से जो प्रमाणिक निष्पादन परीक्षा तथा शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण बनाए जाते हैं उन्हें मानक संदर्भित परीक्षा नॉर्म रिफरेंस टेस्ट कहा जाता है। इनमें पाठ्यक्रम संबंधित उपलब्धियों का मापन किया जाता है तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के स्तर का मूल्यांकन समूह में स्तरीकरण मानक रूप में किया जाता है। पाठ्यवैधता इन परीक्षणों की प्रमुख विशेषता होती है तथा परीक्षण में पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 5 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इस विधि में शिक्षार्थी के अर्जित ज्ञान के साथ साथ उसकी अभिरुचि गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा हिंदी की विभिन्न विधाओं के आधार पर भी हम विद्यार्थी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो नंबर 1 है श्रवण कौशल का मूल्यांकन। साहित्य की विभिन्न विधाओं का शिक्षण करते समय अध्यापक संबंधित विषय वस्तु की चर्चा छात्रों के सामने करता है। छात्रों ने विषय वस्तु को ग्रहण किया या नहीं, इसके लिए पाठ का सार पूछकर, विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछकर छात्रों के श्रवण कौशल की जांच परख कर सकता है। नंबर 2 है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का मूल्यांकन। इस कौशल का विकास किस स्तर पर हुआ है, इसकी जांच मौखिक परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा भी की जा सकती है। विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों जैसे भाषण, कविता, पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता करवाकर छात्रों के मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की जांच की जा सकती है।
नंबर 3, कौशल उच्चारण कौशल का मूल्यांकन। पाठ्य पुस्तक का कोई परिच्छेद पढ़वाकर विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछकर शब्दों को श्याम पट पर लिखकर उनका उच्चारण करवाकर उच्चारण कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। नंबर 4 है वाचन कौशल का मूल्यांकन। पुस्तक से कोई पाठ अनुच्छेद या पाठ का अंश पढ़ने के लिए कहा जाता है। छात्रों को पढ़ते समय उनकी गति, यति, उतार चढ़ाव, बलाघात, विराम का निरीक्षण कर वाचन कौशल के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 5 है शब्द, सूक्ति, मुहावरे, लोकोक्तियों के ज्ञान का मूल्यांकन। साहित्य के विभिन्न विधाओं के शिक्षण द्वारा छात्रों को शब्दों, सूक्तियों, लोकोक्तियों का ज्ञान करवाकर उनके शब्द भंडार में वृद्धि की जाती है। विद्यार्थियों का शब्द भंडार कितना विकसित हुआ के मूल्यांकन के लिए शब्दार्थ है, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं का अर्थ पूछकर शब्दावली के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 6 है पाठ्य सामग्री के ज्ञान का मूल्यांकन। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया जाता है। उनके मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ एवं लघुतर परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 बौद्धिक शक्ति का मूल्यांकन। साहित्य के विभिन्न विधाओं में व्यक्त भाव, अनुभव, विचारों को छात्रों के समझने योग्य बनाना भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर लिखित परीक्षा के द्वारा छात्रों की बौद्धिक शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 8 व्याकरण ज्ञान का मूल्यांकन। बच्चे व्याकरण का कितना ज्ञान रखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 9 सृजनात्मक योग्यता का मूल्यांकन। निबंध, कहानी, पत्र आदि की रचना के द्वारा किसी कहानी का सार लिखवाकर कहानी, नायक आदि के पात्रों का चरित्र चित्रण एवं उद्देश्य लिखवाकर छात्रों की सृजनात्मक योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 10 समीक्षात्मक योग्यताओं का मूल्यांकन। किसी भी विषय वस्तु के गुण दोष को परखने वाला व्यक्ति जीवन में हर मोड़ पर गुण दोष की परख कर सही दिशा निर्धारण में समर्थ होता है। छात्रों की समीक्षात्मक योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए लघुतरात्मक, निबंधात्मक परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। अंक विभाजन के आधार पर मूल्यांकन। तो हिंदी शिक्षण के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते समय अंक विभाजन इस तरह से किया जाता है कि सबसे पहले हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर अंक विभाजन। इसमें जो प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न है वो ज्ञान, अनुप्रयोग, बोध, अभिव्यक्ति, कौशल इस पर आधारित होते हैं। नंबर 2 प्रकरण, विषय का स्वरूप के आधार पर अंक विभाजन। प्रश्न पत्र में प्रत्येक साहित्यिक विधा तथा प्रत्येक अध्याय से संबंधित प्रश्नों का चयन किया जाता है। यदि कोई इकाई महत्वपूर्ण है तब उससे संबंधित 2 प्रश्नों को भी प्रश्न पत्र में सम्मिलित किया जा सकता है। नंबर 3 है प्रश्नों के आधार पर अंक विभाजन। अब हम सभी जानते हैं कि शिक्षार्थी समान रूप से बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं कर पाते हैं। कुछ छात्र मेधावी होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं। तो उनके लिए जो प्रश्न पत्र है उसमें प्रश्न कुछ ऐसे भी होने चाहिए जिनका उत्तर देने के लिए कम समय लगे, कुछ प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिसमें अधिक समय लगे, कुछ प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर सामान्य स्तर का विद्यार्थी भी दे सके, क्योंकि जो परीक्षा के लिए समय सीमा निर्धारित होती है। नंबर और इसके साथ ही प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम की अधिक से अधिक इकाइयों को प्रश्नों का समावेश का प्रयास किया जाता है।